अच्छा, शुरू करते हैं। हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे कि हमारे पास फंक्शंस है और फंक्शंस में हमारे पास कितने टाइप्स थी। हमने जो फंक्शंस देखे थे उसमें हमारे पास कितने किस्म के फंक्शंस थे। एक हमारे पास जो हमने देखा था, एक हमारे पास थे नेम्ड फंक्शंस जो नाम की मदद से बनते हैं, जो हमने बनाए थे। अगले हमारे पास थे एरो फंक्शंस, फंक्शन एक्सप्रेशन, और हमारे पास थे इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। चार टाइप्स थे और बाकी तीन लॉजिक्स थे, जिसमें हमारे पास इन कॉन्सेप्ट्स है। क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट था, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट था, और हमारे पास कॉल बैक्स का कॉन्सेप्ट था। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फंक्शन से। पहले नेम फंक्शंस हमने पढ़ाए थे, और उम्मीद है कि सबको समझ आएगा। क्लियर था? नेम फंक्शंस इस्तेमाल किए थे तो कोई इशू तो नहीं आया था बीच में। अगला हमारा क्या है? एरो फंक्शंस। अब एरो फंक्शंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट के नेम फंक्शंस के जैसे ही ऐसे मिला है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लेकिन वो डिफरेंस ये है कि सिंटेक्स इसका थोड़ा सा छोटा है, यानी आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी करंटली फंक्शन लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन, वाला कोड में बंद कर लेता हूँ। फंक्शन लेट से मैंने लिखा ग्रीट का, कंसोल डॉट लॉग, हे, बल्कि कर लेंगे वेलकम, हाउ आर यू। हमने ये कर दिया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इतना लंबा सिंटेक्स हमारे पास ज्यादातर पसंद नहीं किया जाता था। मतलब करते हैं, कोई मसला नहीं है, अच्छा है। हम लोग पहले जो पहले यही एग्जिस्ट कर रहा है, सब ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपडेट्स आते हैं तो न्यू न्यू चीजें बीच में ट्राई की जाती हैं। तो हमारे पास इसके मुकाबले में या फिर इसके साथ इस्तेमाल करने के एक दूसरे किस्म के फंक्शंस आए हैं, जिसका नाम है हमारे पास एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस हमारे पास शॉर्टर सिंटेक्स है, यानी हमारे पास 2016 की जो अपडेट थी, ES6 हमारे पास जो अपडेट काउंट होती है, ECMAScript 6 की हमारे पास जो अपडेट है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म उसे कहते हैं ES6, जब ES 2006 2016 हम लोग कहते हैं। तो इस अपडेट में हमारे पास इंट्रोड्यूस होते हैं। मकसद क्या था? सिंटेक्स थोड़ा सा शॉर्टर हो, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया, और ये बस। ये हमारे पास एरो फंक्शन का पूरा सिंटेक्स। अगर बेसिक बात करो, ये आपका कौन सा एरिया होता है? पैरामीटर्स का एरिया होता है। और यहाँ पे हम लोग अपना कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हैं, यानी जो कोड आपने रन करवाना है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा। तो आपके एरो फंक्शंस का बेसिकली सिंटेक्स इतना ही है, उसमें बाहर ये। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि यार ये फंक्शन किस नाम से बुलाया जाएगा? क्या इसके पास कोई तरीका है इसको कॉल करने का? कोई तरीका नजर आ रहा है कि जो लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया है, कंसोल डॉट लॉग हे, अब इसको कॉल करने का कोई तरीका है आपके पास? कि जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन ने तो चलना नहीं है ना। फंक्शन को चलाने के लिए कॉल करना पड़ेगा, तो इसका तो कोई तरीका हमें नजर नहीं आ रहा। तो डेवलपर्स ने हमें कहा कि यार तुम गलत तरीके पे इस्तेमाल कर रहे हो। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि तुम एक वेरिएबल बनाओगे। ग्रेड 2 के नाम से मैं बनाता हूँ। ग्रेड नाम के हमारे पास बना है ऑलरेडी। ग्रेड को भी अनलॉक कर लेंगे, और ग्रेड 2 में बना, इसको मैं ग्रेड 1 कर लूंगा। ग्रेड 1, और ये हमारा ग्रेड 2 हो जाएगा। ग्रेड 2 इज इक्वल टू कहते हैं कि अब तुम क्या करो, फंक्शन का कीवर्ड ना लिखो। या तुम पहले फंक्शन का कीवर्ड लिख रहे थे, फंक्शन का नाम लिख रहे थे, ये चीजें ना लिखो। बस इस तरीके पे ब्रेसेस डालो, राउंड ब्रेसेस, एंड एक एरो बनाओ, एंड देन अपने बीच में करली ब्रेसेस ऐड ऑन कर लो। कहता है तुम्हारा फंक्शन यहाँ पे बन गया। अब जो कुछ लिखना है बीच में लिखो। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग वेलकम फ्रॉम, वेलकम फ्रॉम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरो फंक्शन। कहता है बस ये सिंटेक्स इस्तेमाल करो, अब तुम्हारा काम चल गया यहाँ पे। सही है? तो ये सिंटेक्स। अब इसको मैं और भी छोटा करूंगा। अब बात ये इसको कॉल करने का तरीका क्या है, क्योंकि बाहर इसका अपना नाम तो नहीं है ना, फंक्शन तो अपने नाम की मदद से ही बुलाए जाते हैं ना। लेकिन इस वाले का तो हमारे पास अपना कोई नाम नहीं है ना। तो इसको कॉल करने का वालेकुम सलाम। इसको कॉल करने का हमारे पास तरीका क्या होगा? बेसिकली इसको कॉल करने का तरीका ये कि जो एरो फंक्शन जिस वेरिएबल में सेव होता है, जिस वेरिएबल ने बने, आपने उस वेरिएबल के नाम को बुलाना है। अगर मैं यहाँ पे करूँ ना कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं ग्रेड 2 करता हूँ, मैंने कॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ग्रेड 2 किया। देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। चेक आउट करते हैं इसको कि हमारे पास क्या आया। तो ग्रेड 2 में देखो उसने मुझे क्या बताया है। एक फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन बना हुआ है। अगर मैं टाइप ऑफ देखूँ तो मुझे बता देगा टाइप ऑफ इसकी फंक्शन है। तो बेसिकली अब ग्रेड 2 हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल रहने के बजाय एक फंक्शन को प्रेजेंट फंक्शन को प्रेजेंट करने वाला बन गया। आपने बस वेरिएबल के नाम की मदद से कॉल करना है। लेकिन यहाँ पे ग्रेड 2, और ग्रेड 2 लिखने के बाद आपने वही जिस तरीके फंक्शन कॉलिंग का तरीका था वही तरीका अपनाना है। और अब आप देखें आपके पास आपका फंक्शन नॉर्मली कॉल हो गया। तो ये हमारे पास एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके पे आप एरो फंक्शंस बनाते हैं, आपके वेरिएबल्स में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब इसका बेसिक मकसद मैं बताऊं ना कि इस्तेमाल करने की वजह क्या है, तो आपको कुछ टाइम में भी समझ आने लग जाएगी।
मैं इसको और शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं और शॉर्ट करने के लिए इसकी ये भी हटा दूंगा, करली ब्रेसेस में यहाँ से रिमूव कर लूंगा। आप देखिए हमारे पास और छोटा हो गया। अगर मैं और भी छोटा करना चाहूँ तो मैं अगर ये हटाना चाहूँ मैं ये भी हटा सकता हूँ। खैर फिलहाल तो नहीं हटा सकता, लेकिन मैं बाद में हटाना चाहूँ तो मैं बाद में इनको भी हटा सकता हूँ, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया। इसके अलावा बात यहाँ पे आती है कि यार इस फंक्शन को डेटा कैसे प्रोवाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट डेटा देने का हमारे पास क्या तरीका है, हम लोग किस तरीके में डेटा देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स है ना हमारे पास। तो यहाँ से अगर लेट्स से मैं डेटा पास किया, फंक्शन हमारे पास किस नाम से कॉल हो रहा है, आपने वेरिएबल के नाम के अंदर यहीं यहीं पे आपने डेटा प्रोवाइड करना। तो मैं कहूंगा वेलकम फ्रॉम, यहाँ पे कर लेंगे ये आ गया। और रिसीव करने के लिए अगेन आप लोग सिंपली आएंगे अपने पैरम्स के अंदर उसको इस्तेमाल कर लेंगे, कॉमा नेम। अब जाके देखिए कंसोल में आएगा कंसोल फ्रॉम एरो फंक्शन, और बीच में आगे आ जाएगा मतीन। तो देखिए हमारे पास सिंपली आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप एरो फंक्शंस भी इस तरीके पे अगर करना चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास पूरा फंक्शन एक लाइन के अंदर बन गया। मल्टीपल लाइन भी कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, करली ब्रेसेस ओपन करें और फिर इसमें उसको रैप अप कर दिया, तो अब आपके पास सिंपली बन गया। तो ये हमारे पास एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। ये एरो फंक्शंस कुछ इस तरीके पे इस्तेमाल होते हैं और उनको मल्टीपल लाइन के लिए करली ब्रेसेस है। अगर आपके पास कोड एक लाइन से ज्यादा है ना तो उस केस में आपको करली ब्रेसेस ही लगाने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं चाहूँ ना अपनी तरफ से तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कर लूँ इफ एज। देखिए अब मेरे पास एरर आने लगता है क्योंकि ये चीज अलाउ नहीं है। इफ नेम कंसोल डॉट लॉग। अब हमारे पास ये हमारे पास देखिए अब एरर आ गए। नेम इज डेप्रिकेटेड, अच्छा यहाँ पे एरर है, एक्सपेक्टेड ये हमारे पास एरर्स आने लगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस को हम लोग किस पे रैप अप करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर। तो मैं करली ब्रेसेस में इसको डाल दूंगा। चेकआउट कर लेते हैं अब। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास बेसिकली हमारे एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं आगे बोलूँ कि यार हमारे पास और इसमें क्या क्या होता है, एरो फंक्शंस में बेसिकली ये चीज़ है और कुछ नहीं है। हमारे पास फंक्शंस की अगली टाइप आती है जिसका नाम है हमारे पास एरो फंक्शंस। के बाद हमारे पास कौन सी टाइप आ जाएगी अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे आते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसका भी तकरीबन काम बिल्कुल सेम ही है, लेकिन बनाने के तरीके है ना, वजह है बिला वजह के हमारे पास कुछ भी नहीं बने हुए। पुरानी जावास्क्रिप्ट में हमारे पास नेम फंक्शंस थे और एक फंक्शन एक्सप्रेशंस थी और हमारे पास इफ से, ये हमारे पास तीन चीजें थी। एरो फंक्शंस तो नई जावास्क्रिप्ट में है। तो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ ग्रेड 3 के नाम से मैं बनाता हूँ, ये सेम एग्जैक्टली एरो फंक्शन की जैसे, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें आपके पास कीवर्ड लगता है फंक्शन का। और ये लॉग आई एम ग्रेड आई एम फंक्शन एक्सप्रेशन, ये बेसिकली उसी तरीके पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया, आप ये कर सकते हैं। अब इसके पीछे भी एक वजह है यार, ये हमारे पास क्यों इस्तेमाल होता है, फिर इसकी भी अपनी एक वजह है। लेकिन बहरहाल हमारे पास पहले ये तीन किस्म के थे, इस्तेमाल करने का तरीका वही। आपने यहाँ पे ग्रेड 3 लिखा और कॉल आउट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे चल जाएंगे। ये देखिए ये हमारे पास टोटल तीन तरीके हैं। क्लियर है यहाँ तक, तीन तरीके, आप तीनों में से किसी भी तरीके से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, हमारे पास कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो नेम फंक्शंस बनाएं या फिर आप चाहें तो रो फंक्शंस या फिर फंक्शन एक्सप्रेशंस की मदद से बड़ी इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि चलो ठीक है इस जगह तक कोई मसला नहीं है, हम लोग एक नई चीज की तरफ पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि हमारा फंक्शन फिलहाल किसी काम का भी नहीं है। किसी काम से मुराद फंक्शंस का मेन मकसद क्या होता है, रीयूजेबिलिटी, बार बार चलना, कुछ करना। लेकिन अगर मैं आपको ऐसी बात करूं कि मेरे कोड में तो फिलहाल कुछ लिखा ही नहीं, मेरे फंक्शन से कर रहे हैं, कंसोल प्रिंट करा रहे हैं या कोई एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले, तो कोई हेवी टास्क नहीं कर रहे। कहीं मैं डेटाबेस के साथ फिलहाल कनेक्ट हुआ, मैं फिलहाल तो कनेक्ट नहीं हुआ। फंक्शंस के जरिए से हम लोग डेटाबेस से डेटा भी मांगते होते हैं, हमारा जितना भी बैकएंड काम होगा ज्यादातर हम लोग फंक्शंस के जरिए करेंगे। बात यहाँ पे ये आती है कि अभी हमारा फंक्शन जो है बेवकूफ है। बेवकूफ से मुराद वो अपना रिकॉर्ड इधर सेव नहीं कर रहा। मैंने एक फंक्शन को बोला कि जाओ 1000 बंदे का डेटा लेके आओ डेटाबेस से,
वो गया, उसने क्या किया, डेटा लाया ऑपरेट करा के छोड़ दिया बस। मुझे उसे ये करना चाहिए था कि मेरे पास सेव करवा था, क्योंकि अगर मुझे दोबारा 1000 बंदे का डेटा चाहिए होगा तो क्या मैं दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट करूंगा तो अगेन डेटा आएगा। यानी एक डेटा मांगने के लिए मैं कितनी दफा अपने फंक्शन को चलाऊंगा। या लेट से मुझे एक यूजर्स का नाम है, मेरे पास वेबसाइट है जिसमें वेलकम और आगे नाम लिखा है, तो मैंने बंदे का नाम 10 जगह पे लिखा है। तो मैं क्या 10 जगह पे नाम उसका लेने के लिए बार बार फंक्शन को एग्जीक्यूट कराऊंगा कि पहली दफा यानी यहाँ पे मैं बार बार ये चीज में बार बार करवाता रहूंगा। ये मैं बार बार करवाता रहूंगा, जहां जहां पे मुझे नाम की जरूरत होगी तो इस तरीके में फंक्शन कॉल करवाता रहूंगा। हमारे पास ये काम एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि करंटली मेरे कोड में कुछ भी नहीं लिखा। डेटाबेसेस के केस में ये चीज अच्छा खासा टाइम लेती है, हमारे पास इतना आसानी से नहीं होता। अगर मैं आपको नॉर्मली बात करूँ ना, ये जो 3 दफा लिखा है, 3 दफा लिखने का क्या मतलब है, 3 दफा फंक्शन को कॉल करना, ये हमारे पास बेसिकली कुछ ही है। अगर मैं आपको इसको एक डेटाबेस रिलेटेड एक बात कहूँ, ये हमारे पास हकीकत में कैसे होगा। हम लोग यहाँ पे फिलहाल ये जो कोड लिख रहे हो इसको आप लोग पढ़ेगा नहीं, सिर्फ इग्नोर कर सकते, सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अभी करंटली हो क्या रहा है। यहाँ पे कर लेंगे फंक्शन। इस कोड को फिलहाल ना समझिएगा, बस मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास फंक्शन अभी फिलहाल कितना यूजलेस है, क्योंकि किसी चीज को सेव अपने पास रख नहीं पा रहा। ये बेसिकली हमारे पास एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं इससे, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक ऑनलाइन सर्वर से नहीं, एक बंदे ने एक वेबसाइट बना के रखी हुई, एक सर्वर बना के रखा है जिसमें हमारे पास जोक लतीफे यानी हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अब मैं अभी इस फंक्शन की मदद से हर बार वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कुछ डेटा दे दो, तो बदले में मुझे डेटा मिलता है। तो ये हमारे पास कुछ कोड है, फिलहाल इसको रिमूव कर दें, कोई इतना खास आप लोगों के समझने का नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आज जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो यानी मैं सर्वर से डेटा मांगूंगा, तो मुझे बदले में देखिए क्या रिटर्न हो रहा है, इस तरीके हमारे पास उस जॉब की आईडी हो रही है और वो जॉब हमें मिल रहा है। मैं फिलहाल इस सुपर वाले को रिमूव करूंगा, उसके नीचे जॉब है, हम लोग उस जॉब को रहने देते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आ रहा है, somebody installed my Microsoft Office and they are going to pay you have my word, बहुत सस्ता था, पता नहीं क्या था। खैर ये हमारे पास आ गया। अब बात ये आती है कि आपके पास इसी तरीके पे आपने सिर्फ लतीफे नहीं नोटिस करने, आपने यहाँ पे ये लिखना है कि आपने इसी तरीके पे किसी वेबसाइट में कहीं पे डेटा फेच कराया होगा। अब डेटा फेच कराने में ऑब्वियस सी बात है, वक्त लगता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो मैं 3 4 दफा कॉल कर लूँ, 1 2 3 4 5, अब बारी यहाँ पे ये आती है कि यार मुझे डिफरेंट जगह पे डेटा चाहिए, यानी वेबसाइट के 1000 बंदे का डेटा आया हुआ है, मुझे डिफरेंट जगह पे चाहिए।
अब उसको बार बार कॉल करना कोई सही तरीका नहीं, क्योंकि देखिए मैं क्या करूँ, इस एक लतीफे को कराने के लिए मैं 4 दफा से बल्कि 5-6 दफा अपना फंक्शन कॉल करूँ। 5-6 दफा क्या होगा, एक फंक्शन जाएगा यानी दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर पे दरख्वास्त भेजेगा, वहां से बदले में डेटा लाएगा, उसको प्यूरिफाई करके मुझे पकड़ाएगा, दोबारा जाएगा, यानी बार बार सेम डेटा के लिए बार बार यूं हरकत करे। और इस चीज में अच्छा खासा वक्त लगता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए हमारे पास वक्त लगने लग गया ना, आपको देखिए सिंगल सिंगल लाइन बाय लाइन देखने को मिल रहा है ना। क्या अब हमारे पास यहाँ पे टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारा कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। हमें इसे बार बार एग्जीक्यूट कराने के बजाय हमें इसे स्मार्ट बनाना है, हमें इसे ये बात समझानी है कि यार तुमने एकदम फंक्शनलिटी परफॉर्म कर लिए काफी है, तुम उसका रिकॉर्ड इधर सेव कर लो, एंड तुम उसका डेटा सेव करके और नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे डेटा मांगू तो मुझे डेटा देना, ना कि फंक्शन को दोबारा रन करना। बेसिकली मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक काम करने के लिए बार बार फंक्शन को रन करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि वो बार बार रन होने पे एक ही रिजल्ट दे रहा है, तो उसको बार बार रन क्यों कराया जाए, अपने कोड के ऊपर और लोड क्यों डाला जाए। इसलिए बेहतर नहीं कि एक ही दफा रन करवा के, एक ही दफा चलवा के उसने जो कुछ आउटपुट दिया उसको किधर सेव कर ले, और फिर उसके बाद उसी सेव किए हुए आउटपुट को इस्तेमाल करें, ना कि फंक्शन को चलाएं। ये चीज ज्यादा एफिशिएंट रहेगी ना हमारे पास। तो ये चीज हम लोग करना चाह रहे हैं। अब आप मुझे अभी जो तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि अभी फंक्शन क्या कर रहा है, कंसोल चला के सा खत्म हो गया बस। अगर मैंने फंक्शन कॉलिंग उठा दी तो हमारे बदले कुछ आ भी नहीं रहा। ये बेसिकली फंक्शन को चलाने के लिए हमारा से फंक्शन पे कंसोल कर रहा है, कहीं पे सेव नहीं कर रहा, कहीं पे आउटपुट कुछ भी नहीं कर रहा, इसको मैं कहीं पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता इस डेटा को, ये फारेग है। अब एक बात है कि इस फंक्शन को थोड़ी सी हम लोग मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। मेमोरी खैर इसकी बजाय अपनी तो नहीं होगी, लेकिन हम इसे ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास तो चलो लेट से मेमोरी नहीं है, तुम दिमाग नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, तुम अपना आउटपुट मुझे दे दो, मैं अपने पास सेव कर लूंगा। हम इसे बदले में कहेंगे कि तुम चलो, चलने के बदले अपना आउटपुट मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास सेव कर लूंगा। हमें इसे बस इतना समझाना है और कुछ नहीं करा। अब मुझे बताएं हमारे पास कोई तरीका है जिसमें हम लोग कुछ चीजें सेव कर सकें। अभी तक तुमने कुछ ऐसा पढ़ा जिसमें हम लोग डेटा वगैरह चीजों को स्टोर करते आए हैं और जरूरत पड़ने पे एक्सेस किया है। वेरिएबल्स हमने इस्तेमाल किया, वेरिएबल्स हमारे पास लेट से नाम सेव किया, वेरिएबल ने एज सेव किया, जब जरूरत पड़ी तो हमने उसको एक्सेस किया ना। अभी वही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करानी है। चले सेव करने के तो पता है कि सेव उसकी किसकी मदद से होता है, वेरिएबल्स की मदद से। अगली चीज ये बताएं कि उस दिन हमने कीवर्ड देखा था फंक्शंस में, रिटर्न का। वो क्या करता था, फंक्शन को तोड़ता था ना। वो सिर्फ फंक्शन को तोड़ता नहीं है, वो फंक्शन को ये बात भी समझाता है कि अगर तुम्हारी लेट से तुमने कोई कैलकुलेशन कर ली है तो तुम उसका आउटपुट आगे दे दो। बेसिकली जो मैंने कहा था कि यार फंक्शन चलने के बदले कुछ ना कुछ हमें वापसी में दे दे, तो किसकी मदद से देगा, वो रिटर्न की कीवर्ड की मदद से देगा। हम रिटर्न को समझाएंगे तभी हमें मिलेगा। अब ये करने के लिए आप लोगों ने आना है, इस कंसोल को तो मैं यहाँ पे रहने दूंगा फिलहाल। आप लोगों ने आना है, सिंपली लगाएंगे रिटर्न। अभी उस दिन हम लोग रिटर्न करने के बाद इसने कर लिया था ना, और तो कुछ नहीं करता ना। अब आप जो चीज आगे भेजना चाहेंगे उसको इस रिटर्न के सामने लिख देंगे। मैंने फिलहाल लिखा ये, और कुछ भी नहीं, मैंने क्या लिखा रिटर्न में है। अब बारी आती है कि इस फंक्शन को सेव किधर करवाना है। तो सेव कराने के लिए अभी आप लोग करेंगे कॉन्स्ट, जो इसका आउटपुट है ना, आउटपुट, इसके आउटपुट को सेव कराने के लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट, और इस दफा आप फंक्शन को इस वेरिएबल में कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम है गेट डेट जो। बस अब ये फंक्शन चलेगा, उससे बाय डिफॉल्ट चलने यहाँ पे लॉजिक ये हो रहा है कि जब हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी लाइन नंबर 577 पे आएंगे, तो क्या होगा, वो कहेंगे कि यार एक फंक्शन इसको रन करके आओ। ये बाकी सारी एग्जीक्यूशन रोक के ऊपर जाके फंक्शन को चलाएगा। फंक्शन के चलने के बाद फंक्शन ने आखिर में क्या दिया हुआ है, हे हमें बदले में रिटर्न किया हुआ है। तो वो जो हे आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, आप जो कुछ भी रिटर्न करेंगे उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगर मैं कंसोल करके देखूं ना इस रिजल्ट को, तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे सिंपली है आ गया। अच्छा यहाँ पे मुझे सेव नहीं आया तो मुझे इसका आगे ये करना था। आप देखिए हमारे पास सही है, हमारे पास यहाँ पे हे लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि इस फंक्शन ने आगे क्या भेजा हुआ है, हे रिटर्न किया ना। अगर यहीं पे मैं इसको हटा के ये कर लूँ, अब बात ये कि जब जब मुझे रिजल्ट की जरूरत होगी तो बार बार क्या होगा, उस वेरिएबल को कॉल करेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट एक दफा वेरिएबल में सेव हो चुका है, आउटपुट सेव हो चुके हैं। वो बार बार फंक्शन को चलाने के बजाय सिंपली वेरिएबल को कॉल करने लग जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके आता हूँ, इस दफा जो हमने डेटा ऊपर से मंगवाया था हम उसको करेंगे डेटा डॉट जोक। बस हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अमेरिकन स्काउट स्विच। देखे फायदा हो गया कि नहीं, रिजल्ट सेफ हो रहा है। पहले केस में क्या था, आपको डिफरेंस यहाँ पे बाहर देखने के हिसाब से मिल गया होगा। आप इन जोक्स को देखें, जो जोक्स हमारे पास के अमेरिकन स्काउट स्विच, अमेरिकन स्काउट स्विच, अमेरिकन स्काउट स्विच, चारों में सेम जोक है ना। यानी क्या लगता है कि फंक्शन एक ही दफा चलेगा,
लेकिन अगर मैं दोबारा उस चीज में आता हूँ, गेट डैट जोक 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, 4 डिफरेंट रिजल्ट है ना। क्या साबित होता है, इस फंक्शन की फंक्शनलिटी है कि जब भी रिक्वेस्ट करते हैं न्यू रिक्वेस्ट तो बदले में नया जोक मिलता है। तो 4 डिफरेंट आउटपुट यानी 4 डिफरेंट रिक्वेस्ट, सेम चीज के लिए यानी सेम जोक के लिए 4 डिफरेंट रिक्वेस्ट किए, 4 दफा हमारे सर्वर पे डेटा आया गया नहीं, हमारा जो बीच में जो मेंबर बैठा था एपीआई जिसे कहते हैं, हमारी बात सुनी, उससे हमें बदले में जवाब दिए। लेकिन वहीं पे मैंने जब इसको एक नए एफिशिएंट तरीके पे इस्तेमाल किया तो क्या फायदा हुआ, फायदा हमारे पास देखें यहाँ पे क्या हो गया, सेव किया, अपांडा 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 और हमारे पास यहाँ पे अपांडा, यानी एक ही दफा फंक्शन चला है, डेटा हमारे पास एक ही दफा है, बार बार लोड नहीं पड़ा और हमारी वेबसाइट काफी इफिशिएंट हुई है क्योंकि हमने उसके रिजल्ट को अपने पास, उसके आउटपुट को अपने पास सेव कर लिया। समझ आइए बेसिक मकसद। बाज दफा बहुत हेवी किस्म की कैलकुलेशंस करते हैं, हमारी वेबसाइट में बहुत हेवी किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं। आपने देखो वेबसाइट में स्टैट्स होती हैं, आपकी जो स्पेंडिंग्स होती हैं या आपकी जो टोटल व्यूज होते हैं, तकरीबन काफी चीजें बीच में स्टैट्स होती है ना, आपको जो फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं, उन सारों को बार बार कैलकुलेट नहीं किया जाता कि आपको क्या हर एक चीज के लिए बार बार कैलकुलेट करें। वो एक ही दफा कैलकुलेट करके यानी एक ही दफा फंक्शन को रन करवा के उसका रिजल्ट अपने पास सेव करते हैं और हर जगह पे फिर वो रिजल्ट इस्तेमाल है ना कि फंक्शन को। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे भी करने की कोशिश की है कि हम लोग बार बार क्या करें, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के बजाय एक दफा चलाएं, उसका रिजल्ट अपने पास सेव कर लें। और ये किसकी मदद से हमारे पास, किसकी वजह से हमारे पास पॉसिबल हुआ है, ये हमारे पास सिर्फ इस वजह से रिटर्न हुआ है, इस कीवर्ड की वजह से। समझ आइए इस चीज की, इसकी कौन सा, हाँ तो एक ही कर रहे हैं ये इस वाले केस में, उसने रिटर्न नहीं किया था, उस वाले केस में कंसोल कर रहा था। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि यार पिछले वाले केस में ये क्यों आता, तो पिछले वाले केस में फंक्शन को 4 दफा एग्जीक्यूट कर रहा था और हर दफा नया आउटपुट आ रहा था। अगर ये सेम नहीं है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए अब हमारे पास जॉब जो है चेंज हो जाएगा। बेसिकली रिफ्रेश करने पे क्या होता है, पूरा का पूरा कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा ना। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास आउटपुट सेम आएगा। सबक है, मैं आपको इस पर दोबारा समझाता हूँ। हमारा मसला यहाँ पे क्या था कि एक फंक्शन को सेम काम के लिए बार बार नहीं चलाया जाता। मैंने पूरी वेबसाइट पे एक जो नेट से शो करवाना है, मैंने पहले कहा था मैंने एक नाम शो करवाना है, डेटा एक ही किस्म करवाना है, तो बार बार सर्वर से डेटा मांगना सही है कि गलत है, लोड पड़ रहा है, लाजमी सी बात है वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ रहा है। तो बेहतरीन काम ये नहीं कि मैं एक ही रिक्वेस्ट में डेटा मांग के अपने पास सेव करा लूं और बार बार फिर उसी को इस्तेमाल करूं। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही काम किया है, मैंने एक ही दफा रिक्वेस्ट कराई है, उसका जो भी आउटपुट था अपने पास सेव करा है और जहां जहां भी चाहिए तो मैंने उसको इस्तेमाल किया। अगर तो मेरे पास बार बार डिफरेंट डेटा चाहिए होगा तब तो मैं लाजमी सी बात है फंक्शन को बार बार चलाऊंगा, लेकिन जब मुझे आउटपुट ही एक चाहिए तो उसको बार बार चलाने का मकसद क्या हुआ हमारे पास। ये तो हमारे पास जो एपीआई है ना, बेसिकली जो सर्वर है ना, ये हर दफा रिफ्रेश करने पे नया जोखिम में रिटर्न करता है, ये इनकी अपनी खासियत है। तो इनको मैं कंट्रोल नहीं कर रही, अपनी मर्जी से हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। तो रिटर्न की कीवर्ड अब समझ आ गया इसका बेसिक मकसद क्या है। आप किसी फंक्शन का आउटपुट इसमें सेव करवाते हैं और जहां जहां पे बेसिकली आपको जहां जहां पे आउटपुट की जरूरत है वहां वहां पे उसको इस्तेमाल करेंगे। समझिए अब इसकी क्लियर हो गया। अब ऐसा समझिए कि मैंने एक सर्वर से अपने डेटाबेस से आपका डेटा मांगा है, तो आपका डेटा बार बार मांगने के बजाय मैं उसको एक ही दफा सेव कर लूंगा, एक दफा मांग के और फिर इस्तेमाल करता रहूंगा पूरी वेबसाइट में। बार बार मांगने का तो कोई सेंस नहीं बनता ना, डेटा तो एक ही किस्म का रहेगा ना, फंक्शन तो बेसिकली जाकर डेटाबेस में लोड डालेगा। तो ये हमारे पास रिटर्न की कीवर्ड का बेसिकली फायदा हमारे सामने ये होता है। समझ आ गई है। एक फंक्शन से अगर डेटा सेव करवाना तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न का कीवर्ड करना पड़ेगा और फिर उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन चलने के बाद क्या हमें देगा, जो चीज आपने रिटर्न कराई है वो उसको रिसीव किस में करेंगे हम लोग, वेरिएबल में, और फिर उसको अपने पास एग्जीक्यूट करवा लेंगे। सही है, समझ आ गई है यहाँ तक। सही। अच्छा, हमारे पास एरो फंक्शंस हो गए हैं और हमारे क्या हो गए हैं, फिर नेम फंक्शंस हो गए हैं, फंक्शन एक्सप्रेशंस भी हो गए हैं। एक आखिरी फंक्शन है कि जिसका नाम इफ इज है, इसके ऊपर मैं फिलहाल नहीं है, लेकिन इससे पहले हमने रिटर्न का कीवर्ड समझ लिया। रिटर्न का कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर या फिर नेक्स्ट जेएस में हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, क्योंकि मकसद ये होता है कि यार डेटा को एक ही दफा सेव करा लो बार बार चलाने के बजाय, बार बार सर्वर पे लोड डालने के बजाय, क्योंकि इससे यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होगा, वेबसाइट पे लोड भी पड़ेगा। सही है यहाँ तक।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, अभी आप लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट समझने हैं। सबसे पहले लेक्चर पे वापस आते हैं, जो पहली क्लास थी जावास्क्रिप्ट की, जिसमें मैंने कहा था कि वॉर का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने कहा था कुछ वजूहात हैं। अब बारी है उन वजूहात को डिस्कस करने की। वॉर का कीवर्ड हमारे पास किसी भी किस्म की बाउंड्रीज को नहीं मानता। यानी बाउंड्रीज से अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है। हमारे पास बेसिकली दो किस्म की हदूद होती है। एक प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास कुछ हदूद डिस्कस की जाती हैं कि एक वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है, यानी उसकी बाउंड्री लाइन हमारे पास क्या आती है। इस बाउंड्री लाइन को हमारे पास क्या कहा जाता है, स्कोप या फिर इन्वायरमेंट। कि इस वेरिएबल का हमारे पास इन्वायरमेंट क्या है, इस वेरिएबल का हमारे पास स्कोप यानी कहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। अगर एक वेरिएबल में किसी भी फाइल से मुराद में किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाता, किसी भी लूप में नहीं बनाता और किसी भी इफ कंडीशंस में नहीं बनाता, यानी मैं किसी भी करली ब्रेसेस में से रैप नहीं करता हूँ, ओपन नहीं बनाता, मैंने जिस तरीके पे यहाँ पे बना दिया कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, इस तरीके हमारे पास ओपन नहीं आ गया। अब इस वेरिएबल का हमारे पास इन्वायरमेंट को बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हमारे पास कहते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप बेसिकली हमारे पास ये वेरिएबल हर जगह पे एक्सेसिबल है। इस फाइल में आप इसे लाइन नंबर 588 के बाद कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नीचे किसी भी फंक्शन में करें, किसी भी फाइल्स में करें, ये वहां पे अपना डेटा प्रोवाइड करेगा। अगर इसको मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जिक्र करूँ, तो एक फंक्शन में आता हूँ, प्रिंट ये प्रिंट नाम का ये नेम नाम का वेरिएबल कहाँ पे बना हुआ है, फंक्शन में तो नहीं बना ना, बाहर ओपन नहीं पड़ा मैंने। कंसोल डॉट लॉग नेम लिखा, सॉरी नेम नहीं, कंसोल डॉट लॉग के बजाय मुझे करना था यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना था प्रिंट नेम। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अहमद हमारे पास प्रिंट हो गया लाइन नंबर 591 से आगे ना। अगर मैं 591 को आगे चेक करता हूँ तो 591 में मेरे पास क्या है, ये हमारे पास ये कंसोल है। तो बेसिकली बनाने का मकसद ये कि अगर आपने एक वेरिएबल ओपनली बनाया हुआ है, तो हमारे पास हर जगह पे एक्सेसिबल रहेगा, इसमें हमारे पास कोई मसला नहीं है। और इस वेरिएबल का बाय डिफॉल्ट जो एनवायरनमेंट है उसको हमारे पास ग्लोबल कहते हैं, कि हमारे पास ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। हमारे पास इसका एनवायरनमेंट ये आ गया। अच्छा, ग्लोबल स्कोप हमारे पास ओपनली अवेलेबल होते हैं, इसके अंदर डेटा हमारे पास आप कहीं भी इसको इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। अब दूसरी हमारे पास जो टाइप है उसको कहते हैं लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप हर जगह पे ग्लोबली अवेलेबल है। और लोकल स्कोप कहते हैं कि यार नहीं, अपने घर तक अवेलेबल है, यानी अपनी जो बाउंड्री लाइन है ना, उससे बाहर नहीं निकल सकता। ग्लोबल हमारे पास उस कहते हैं कि पूरी की पूरी फाइल में अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है। और जहीं पे लोकल का ये कहना है यार ये बाउंड्री लाइन है, ये मेरी हद है, इससे बाहर में नहीं जा सकता। अब ये लोकल हमारे पास क्या होता है, इस चीज को बेसिकली लोकल भी कहते हैं और ब्लॉक भी कहते हैं। आप दोनों में से जो नाम कहना चाहें, बुरे नहीं है, गलत नहीं है, दोनों का मकसद एक ही है। दोनों का मकसद एक स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन होती है कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना। अच्छा, ये कोड तो मैं इसको रहने दूंगा, या चले मैं इसी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लोबल स्कोप की तो समझ आ गई है ना। ओपनली जो अवेलेबल होगा और हर जगह पे एक्सेसिबल होगा उसको क्या कहा जाएगा, ग्लोबल स्कोप। अब बारी किसकी आती है, हमारे पर लोकल स्कोप की आती है। लोकल क्या होता है, देखिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कहाँ पे, फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन की बाउंड्री लाइन है ना, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 21 मैंने यहाँ पे बना लिया। अब लिखा कंसोल डॉट लॉग 21, हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सॉरी एज लिखा, कंसोल डॉट लॉग एज लिखा, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा पहले नेम आ जाएगा अहमद और फिर नीचे आ जाएगा 21। कोई मसला नहीं, कोड फिलहाल सही है, बिल्कुल हमारे पास आउटपुट सेम है। इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ आपस में। अब बारी यहाँ पे हमारे पास क्या आती है कि यार चलो ये तो कोड बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात आती है कि वेरिएबल कहाँ पे बना है, एज नाम का इस बाउंड्री के अंदर बने ना। तो जिस तरीके पे हमने नेम नाम के वेरिएबल को अंदर बना के बाहर बाहर बना के यानी ग्लोबली बना के एक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया, तो क्या हम लोग इस फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल को बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई दे देते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू, सॉरी कॉन्स्ट करो कंसोल डॉट लॉग एज। अब देखिए हमारे पास क्या है, uncaught reference error age is not defined at line number 596। देखिए हमारे पास 596 पे बता रहे कि हमारे पास एज अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली इस चीज को कहते हैं लोकल स्कोप, के वेरिएबल कहाँ तक अवेलेबल है,
इस बाउंड्री लाइन के अंदर तक, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, और लाइन नंबर 593 के बाद बना, लाइन नंबर 593 से लेके नीचे जब तक ये एंड नहीं हो जाती तब तक ये अवेलेबल है। सो कोई मसला नहीं, अंदर कहीं भी इस्तेमाल करो, ये ओपनली आ जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये इधर से बाहर नहीं निकल सकता। तो लोकल स्कोप या ब्लॉक स्कोप इसे कहते हैं, जो कि बेसिकली एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करता है और उसके अंदर रहता है, ना कि उससे बाहर निकलता है, जबकि ग्लोबल स्कोप हमारे पास ओपनली अवेलेबल है। समझ आ गई यहाँ तक स्कोपिंग की? ग्लोबल और लोकल का फर्क तो समझ आ गया ना? अभी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए अगर मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे बनाया इफ ट्रू कंसोल डॉट लॉग एज। देखिए अब मैंने क्या बनाया, एज नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है फंक्शन के अंदर। ये हमारे पास फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारे पास उसका एंडिंग पॉइंट है। फिर मैंने एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, सही है, उसको प्रिंट कराया है। फिर मैंने एक कंडीशन डाली हुई है उसी फंक्शन के अंदर जिसमें हमारे पास कंसोल डॉट लॉग एज हुआ है। तो अब मुझे पता है क्या एज प्रिंट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास एज कहाँ पे है? मैंने कहा है ना कि एज हमारे पास इस पूरे फंक्शन में अब एक्सेसिबल हो गया। अब हमारे पास ओपन लिया आ जाएगा। अगर सेव करते हैं, देखिए हमारे पास लाइन नंबर 596 से हमारे पास ये प्रिंट होके आ गया, लेकिन ये अपने फंक्शन यानी इस हदूद से बाहर निकल सकता। अच्छा, अगर मैंने एक वेरिएबल इस इफ के अंदर बनाया हुआ है, अब मुझे बताएं क्या इसको मैं इस इफ से बाहर एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं इफ के अंदर ये कंसोल करूँ ना, कंसोल लॉग अलाइव, तब तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको इफ कंडीशन से बाहर निकल करता हूँ, कॉन्स्ट, बल्कि कंस्ट्री बल्कि कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे अलाइव कर लिया, तो अब देखिए हमारे पास अनकॉर्ड रेफरेंस अलाइव इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर 600। तो बेसिकली इस चीज को बाउंड्री लाइन कहते हैं, कि जो चाइल्ड है ना, ये बेसिकली चाइल्ड है ना, ये अपने से बाहर निकल के डेटा ढूंढ सकता है, वेरिएबल ढूंढ सकता है, लेकिन अपना डेटा बाहर प्रोवाइड नहीं करेगा। ये कहेगा कि यार मेरी जो जो बेसिकली मेरी विरासत है ना, ये मेरे बच्चों में तकसीम होगी, मेरे से ऊपर नहीं जा सकती है। ये बेसिकली अपने विरासत डेटा की कहता है, लेकिन अपने बड़ों से चीजें ले सकता है, कोई मसला नहीं है। कहेगा यार मेरे पास डेटा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर से जाके ले लूंगा। लेकिन अगर इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो कहेगा कोई बात नहीं, कहेगा ये मेरे एरिया है, तुमने इसके अंदर इस्तेमाल करने तो करो, इधर से बाहर निकल के मैं नहीं दूंगा। ये हमारे पास कितनी किस्म की स्कोपिंग आ गई है, लोकल और ब्लॉक स्कोपिंग। हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट बीच में क्लियर आउट हो जाता है कि हाँ हमारे पास कुछ ये चीज हो रही है। तो इन दो स्कोप्स का डिफरेंस समझ आ गई है। अब बारी आती है कि इस मौके पर इनको डिस्कस करने का मकसद क्या था। मैंने तो बात वॉर की किया, वॉर के बाद मैं लेट ऑफ कौन से पलट गया हूं, तो मेन वजह हमारे पास अभी ही आएगी कि उसको इस्तेमाल करने की वजह क्या है। यहाँ तो डिफरेंस समझ आ गई ना। एक ब्लॉक स्कोप का वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल होगा? अब ब्लॉक ब्लॉक स्कोप अपनी बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री लाइन है, अब इस अलाइव की बाउंड्री लाइन कौन सी है? ये हमारे पास इफ है ना, इफ स्टेटमेंट, इसकी बाउंड्री लाइन ये है। और इस एज की बाउंड्री लाइन हमारे पास कौन सी है? ये जो फंक्शन की जो हदूद है हमारे पास ये आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट चीज देखूं कि सही है यार, ये तो समझ आ गई, वैसे ये चीज है, समझने में आसान है। अब फायदा बेसिकली क्या होगा? अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, अगर मैंने एज नाम का वेरिएबल अंदर बनाया हुआ है ना, वो वो कहाँ तक लिमिटेड है? इसके अंदर, बाहर तो लिमिटेड नहीं है ना। तो मैं इसको अगेन दोबारा नाम से, नए नाम से क्रिएट कर सकता हूँ, एज इज इक्वल टू 23, कंसोल डॉट लॉग 23। अब मुझे एक बात बताएं, क्या फंक्शन के अंदर भी वो 21 के बजाय 23 हो जाएगा? ये वहां पे 21 रहेगा, यहाँ पे 23 रहेगा। बेसिकली वो अपनी जगह के ना, यानी अपने मकाम में अपनी एज बता रहा है, और वो उसका उसको पता ही नहीं कि हम लोग बाहर बने हुए कि नहीं, उसका हमारे वाले के साथ कोई काम नहीं। देखिए अगर मैं इसको इस एज को सेलेक्ट कर दूं, तो क्या नीचे वाली एज सेलेक्ट हुई है? जबकि देखिए हमारा बाय डिफॉल्ट जो फीचर है ना वो ये है। अगर मैं कॉन्स को सेलेक्ट कर दूं, देखिए सारे के सारे कॉन्स सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन मैंने अगर एज को सेलेक्ट किया, तो एज हमारे पास सारी की सारी सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही है? अच्छा वो गई क्योंकि मैंने कंट्रोल डी किया। लेकिन बाय डिफॉल्ट देखिए क्लिक करने पर से मुझे बताया है कि जो लोकल स्कोप की एज कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है, यहाँ पे और यहाँ पे, बस इसके बाद नहीं है। यानी ये एक डिफरेंट चीज है और ये हमारे पास एक डिफरेंट चीज है। यानी अगर आपने एक फंक्शन के लिए वेरिएबल बनाया है, तो आप बाहर सेम नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा। समझ आ गई है? फंक्शन का कनेक्शन बाहर वाले के साथ कोई नहीं होगा। अगर फंक्शन में एक लोकल स्कोप का वेरिएबल बना हुआ है, नहीं ब्लॉक स्कोप का बना हुआ है, तो आप उसको सेम नाम से बाहर बना सकते हैं। दूसरा यानी आप नाम कॉपी ना करना चाहिए, आप यार नया नाम क्यों इस्तेमाल करो, बस ये चीज इस्तेमाल करो, तो आप कर सकते हैं। यानी वेरिएबल के नाम इस केस में हमारे पास रिपीट हो सकते हैं। सही है? ये हमारे पास बेसिकली बस वो है कि यार एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है कि अगर लोकल स्कोप ने कुछ बनाया तो उसका बाहर की दुनिया से कोई रास्ता नहीं है, तो बाहर की दुनिया में उसके नाम से लोग भी गुजर सकते, कोई इशू हमारे पास नहीं आएगा।
सही है यहाँ तक? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बात मेरी वहीं पे वापस आती है। लेट और कॉन्स्ट हमारे पास हदूद का वो जो बेसिकली उसे क्या कहते हैं, मतलब समझते हो, कहते हैं हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगली जो हमारे पास बात आती है कि यार वॉर को जिक्र करने का मकसद क्या था, क्या मैंने वॉर बोला? इफ ट्रू कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 21 कंसोल डॉट लॉग एज। सही है। एज आ गई है। अगर मैं बाहर कंसोल डॉट लॉग एज करता हूँ तो कोई एज हमारे पास प्रिंट होगी? मैंने एक एज इसको अंदर बनाया बाहर कंसोल के, तो क्या बाहर एज हमारे पास आएगी या बाहर से एरर आ जाएगा? हमारे पास देखिए एरर आ गई यार, लाइन नंबर 612 पे एज डिफाइन नहीं है। लेकिन बंदा क्या कि चलो तो आप लेट की मदद से बना दो, देखें लेट की मदद से भी आ गया कि यार एज डिफाइन नहीं है। लेकिन आप देखें बाहर आ गया कि नहीं? वॉर हमारे पास स्कोपिंग का ख्याल नहीं रखता, उस पे इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर अंदर एक वेरिएबल बना है तो बाहर भी हमारे पास वो बन जाएगा, बाहर भी इस्तेमाल होने लग जाएगा। बेसिकली वॉर का सबसे बड़ा मसला ही हमारे पास ये है कि ये ओपनली अवेलेबल है, यानी ये ब्लॉक स्कोप में भी रह के खुद को ग्लोबल समझता है। वो वेरिएबल जो ओपन पड़ा था वो हर जगह पे एक्सेसिबल होता है ना। वॉर हमारे पास बेसिकली वही चीज है कि मैंने इसको इफ एल्स में बनाया ना। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, हाँ वॉर तो आपको यूनिक ही रहेगा। अगर आपको ब्लॉग स्कोप में बना तो आपको ग्लोबल में सेम नाम नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप नए नाम से इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एज। ये एज किस में बनी हुई है? इफ एल्स के अंदर बनी हुई है, लेकिन मैंने कहा एक्सेस किया उसे फंक्शन के अंदर। नहीं वहां भी प्रिंट होके आ गई है। ये बेसिकली वॉर का मसला हमारे पास सबसे बड़ा ये है। कौन इस्तेमाल करता है? अभी तो नहीं इस्तेमाल किया था, ये पहले हमारे पास होता था। क्योंकि देखिए जावा सिर्फ हमारे पास सिर्फ 10 सालों में बनी, 10 दिनों में बनी है, सॉरी 10 साल कह रहा हूँ। सिर्फ 10 दिनों में हमारे पास बनी है। तो उसके जमाने में हमारे पास ये चीजें ही इंट्रोड्यूस होकर आई थी। तो हमारे पास 2015 तक तो लोगों ने डेवलपर्स से अपना गुजारा किया, लेकिन गुजारा कैसे किया अब वो भी हम लोग देखेंगे कि उन्होंने खुद को गुजारा करके चला दिया। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स फाउंडर्स को लगे कि ना यार ये चीज अब मेस करने लग गई है, डेवलपर्स को मसला आने लग गया, तो अब इसका एक अल्टरनेटिव निकाल दो। अल्टरनेटिव में हमारे पास कौन आया? लेट और कॉन्स्ट आगे, जो कि इन हदूद को मानते हैं। वॉर हमारे पास नहीं मानता। अब बात आती है कि इसको रिमूव क्यों नहीं किया? रिमूव क्यों नहीं किया गया वॉर को? हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज को रिमूव करना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर एक अपडेट आएगी ना तो लोगों ने इस्तेमाल करके वेबसाइट बना ली होगी। अगर मैं ये चीज रिमूव कर लेता हूँ तो ब्राउजर तो कल को एक बंदे के कोड जाता है ब्राउजर के ऊपर, उसमें वो चीज इस्तेमाल हुई है। लेट से मैंने वॉर को रिमूव कर लिया है लैंग्वेज से, और ब्राउजर में तो बाय डिफॉल्ट वॉर, जो वॉर का फीचर है वो भी रिमूव हो गया है। लेकिन इसने तकरीबन 4 साल पुरानी वेबसाइट बनाई है, इसकी वेबसाइट में वॉर इस्तेमाल हुआ है। तो जब ब्राउजर वॉर का कीवर्ड देखेगा तो एरर दे देगा कि यार वॉर क्या चीज होती है, मुझे तो पता ही नहीं है। इस वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कभी भी कुछ रिमूव नहीं होता। अल्टरनेटिव में चीजें आ जाएंगी कि हाँ तुम वो छोड़ के इस्तेमाल कर लो, लेकिन हमारे पास ये चीजें कभी भी रिमूव नहीं होंगी। क्लियर है? स्कोपिंग की समझ आई है? इंपॉर्टेंट चीज है स्कोपिंग। वॉर की समझ आ गई, वॉर को इस्तेमाल ना करने की असल वजह क्या है? अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक और वजह भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वॉर को जितनी हम लोग नफरत देना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे देंगे इसे। आपने वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, नेम इज इक्वल टू, और भी देंगे इसको, खैर नेम इज इक्वल टू ये अली कंसोल डॉट लॉग नेम। नेम मेरे पास प्रिंट हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं काम करूं, मैं वेरिएबल बनाने से पहले इसको एक्सेस करूं तो क्या होगा? वेरिएबल बना लाइन नंबर 619 पे, कोड तो लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ना। 618 तक कोई, अगर 618 तक मैं बात करूं, 618 तक कोई नेम नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता था? 619 पे बना है तो अब मेरे पास क्या आएगा? लाजमी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं आना चाहिए ना। तो हमारे पास देखिए एरर आ गया, क्या कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। पहले तो बना ही नहीं है, अगर इनिशियलाइज होने तो हम उसको एक्सेस कैसे कर रहे हो? बात उसकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और चीज है, मैं सेम चीज को पढ़ लाता हूँ, वॉर क्लिप लाता हूँ। एरर किधर गया? अनडिफाइंड आ गया। अब अगला इस बात पे फंस जाएगा कि यार मेरा तो वेरिएबल बना हुआ है, क्योंकि अगर वेरिएबल ना बना तो एरर आता। वो सोचेगा कि यार वेरिएबल बना हुआ है तो अनडिफाइंड आ क्यों रहा है। और ये अनडिफाइंड बेसिकली नॉर्मल वेबसाइट में जिन्हें नाम लिखे हैं, असल में हकीकत में डेटाबेसेस कनेक्ट होते हैं। तो अगला जाके पूरी डेटाबेस खंगाल लेगा कि यार डेटाबेस में से अनडिफाइंड रिटर्न क्यों हो रहा है। तो वॉर को इस्तेमाल ना करने की एक और वजह हमारे पास ये बनने से पहले एक्सेसिबल भी हो जाएगा। यानी खुद को बता देगा, अपने आप को बता देगा कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूँ।
ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों बताता है, ये भी हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट में बड़ा मजे का है। इसको जगा दो यार, उसको देख के मुझे नींद आ गई। चार तो यार हमारे पास ये आ गया है। और दूसरी जावा वॉर को इस्तेमाल करने की वजह हमारे पास कौन सी है, स्कोपिंग के अंदर आ जाती है यार, हमारे पास अपने स्कोप से बाहर भी एक्सेसिबल रहता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे स्ट्रगल फेज की आती है। 20 साल का ड्यूरेशन काफी कम नहीं होता, काफी लंबा था। 1995 से लेकर 2016 तक जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वॉर इस्तेमाल हुआ है। तो उन डेवलपर्स ने क्या किया अपने लिए, उन डेवलपर्स ने फंक्शंस को इस्तेमाल किया है, क्योंकि फंक्शंस अपनी बाउंड्री बहुत मजबूत रखते हैं। इफ एल्स हैं वो अपनी बाउंड्री की मजबूत होती है, लूप्स की बाउंड्री मजबूत नहीं होती। सबसे मजबूत बाउंड्री हमारे पास किस की ब्लॉक होगा, हमारे पास फंक्शंस का होता है। अगर मैं वॉर के साथ ये हरकत करूँ, नेम const age is equals to 21 console.log age, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया चेक स्कोप नाम के फंक्शन के अंदर, उसको प्रिंट करा है, आ गया। वेरिएबल में बनाऊंगा किसके साथ, वॉर के साथ। सेम वही वॉर है। लेकिन अगर मैं ये करूँ console.log age, अब देखिए हमारे पास एरर आ गई कि नहीं, एज इज नॉट डिफाइंड। तो ये इतने ज्यादा टाइप्स जो फंक्शन थे ना, इफीज आ गई हैं। और ये हमारे पास कैसे फंक्शन एक्सप्रेशन, तो उनको बनाने का मकसद ये था। ये लोग क्या करते थे कि अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट करते थे, फंक्शंस में नहीं, आपको कोड के उसको फंक्शंस में ये लोग रैप अप कर लेते थे। खैर ये तो इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन वॉर को बेसिकली एक डबल उसके ऊपर बाउंड्री डालने के लिए वो लोग कुछ ये तरीका अपनाते थे। अगर इसमें हाँ एक्सेसिबल बार क्यों नहीं हुआ, फंक्शन की बाउंड्री सख्त होती है ना, फंक्शन जो है वो डबल किस्म का ब्लॉक स्कोप है, ये अपने एरिया से बाहर किसी को जाने देता ही नहीं है। इफ एल्स हमारे पास अलाउ कर लेते कोई मसला नहीं, क्योंकि वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। तीन टाइप्स मैंने डिफाइन की थी ना, प्रोसीजरल, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इतनी हार्ड नहीं होती, वो अपनी स्कोपिंग वगैरह की इतनी फिक्र नहीं करता। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग इस चीज को बहुत सीरियस लेके चलती है, वो कहते हैं अगर चीज मेरे लिए बनी है तो मेरे लिए रहेगी। बाहर कोई यानी वो हिसाब है कि मेरी चीज मेरी है और तुम्हारी चीज भी मेरी है। इसका यहाँ पे वो हिसाब है कि मेरा डेटा भी मेरा है और तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो भी मेरी है, वो भी मैं एक्सेस करके रहूंगा। ये हमारे पास आ गया। अब बात आती है कि यार इतनी लंबी बातें मैंने किस लिए की हैं, यानी स्कोपिंग समझाइए, अवाज का मसला समझाए, सिर्फ एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जिसका नाम है हमारे पास इफीस। हमारे पास इफीस इंट्रोड्यूस कराए गए थे किस मकसद से, वॉर को यानी वॉर की मदद से जो वेरिएबल्स बने या फिर कोड को प्राइवेट करने के लिए, ताकि आप कोड बार बार एक्सेसिबल ना रहे, क्योंकि वॉर की नेचर तो सबको समझ आ गई थी ना। तो इफीस बनाने का तरीका हमारे पास ये था, फंक्शन इफ इज हमारे पास फुल फॉर्म है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, बनते हैं और साथ ही कॉल होते हैं, बनते हैं और साथ ही कॉल होते हैं। ये इस तरीके का तरीका है ना कि आप ये जो कोडिंग में भी करूंगा, समझे कि 20 सालों तक ये कोडिंग हुई है। पुरानी जावास्क्रिप्ट में भर भर के चीजें, अगर आप पुरानी वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी बीच में। मैंने लिखा है यहाँ पे कौन वॉर एज इज इक्वल टू 30 इफ एज इज ग्रेटर देन 18, greater than or equal to 18, console.log you are eligible for ID card, else console.log। अब हमारे पास देखिए क्या हुआ, मैंने एक कोड बनाया, देखिए मैंने कोड किस में रैप किया है, ये मेरी एक बेसिक सा कोड है यार, इसका कोई मसला नहीं, इसको मैं ओपनली लिख सकता हूँ, मेरा बेसिक सा कोड है ना। फिर इसको पुराने जमाने में वॉर की वजह से लोग किस में रैप अप करते थे, इन फंक्शंस के लिए रैप अप करते थे। ये हमारे पास इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है। अब ये बन गया, इसको चलाएंगे कैसे, ये वन टाइम कॉल थे, यानी बने उसी टाइम कॉल हुए, बाद में कॉल करने का तरीका नहीं था, और कॉल करने के लिए आपके पास ये था। अब देखिए हमारे पास ये, अब फायदा क्या हुआ, अगर मैं बाहर एज को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, अब देखिए हमारे पास एरर आ जाएगा, एज इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो इफ इज थी ना, इफ इज का मकसद ये था, लोग इनको इस्तेमाल करके अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट करते थे, अपने कोड को प्राइवेट करते थे, ताकि उनका वेरिएबल जो है ना बार बार बाहर एक्सेसिबल ना हो, बाहर डेटा प्रोवाइड ना करे। क्यों, किसकी मदद से बना था, वॉर की मदद से। अभी तो इस्तेमाल नहीं होता कोई इतने खास, लेकिन पहले प्रोग्रामिंग ऐसी होती थी, वो लोग पूरा को पूरा कोडिंग हमारे पास इस तरीके के फंक्शंस के अंदर छुपा छुपा के करते थे। समझ आइए। अच्छा अगर मैं इफ इस की बात करूं, तो इफ इस हमारे पास बेसिकली इनका सिंटैक्स होता है, फंक्शन, इनका पूरा सिंटैक्स हमारे पास ये हमारे पास एरिया है जो बनता है, और ये इसकी मदद से कॉल आउट होता है। आप अपना कोड बीच में रखेंगे, हमारे पास इमीडिएटली बस ये बने और उसी टाइम कॉल हुए, इनको आप अगेन कॉल नहीं कर सकते, ये उसी टाइम बन गया, बस किस्सा खत्म हो जाता है इस कोड का। सही है।
ये हमारे पास ये हमारे पास इफिस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? इफिस की समझ आ गई? इफिस हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास बेसिकली इतनी बातों में हमने काफी ज्यादा बातें डिस्कस की हैं। अगर मैं बात करूं तो हम लोग बीच में बातें हमने बोली हैं, लेकिन हमने कुछ टॉपिक्स बीच में कवर कर लिए अच्छे खासे। फंक्शंस की जगह फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस, ये हमारे पास फंक्शंस आ गए। तो अब समझ पड़ी इतने ज्यादा फंक्शंस बनाने का मकसद क्या था। अब क्लियर हो गए? नेम फंक्शंस तो थे हमारे पास बाय डिफॉल्ट फंक्शंस बनाने का तरीका था। ये फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी मैं 2016 से पहले की बात करूं जब हमारे पास एरो फंक्शंस नहीं थे। फंक्शन एक्सप्रेशन का मकसद भी क्या था? वेरिएबल्स को प्राइवेट करना। इन ये इफ इसका मकसद क्या था? ये तो बने ही वेरिएबल्स को प्राइवेट करने के थे। पब्लिक मतलब ओपनली अवेलेबल, और प्राइवेट मतलब हमने अपने स्कोपिंग में डाल दिया। ये हमारे पास इस किस्म के फंक्शंस है। अब इसमें हम लोग ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं हमारे पास नेम्ड फंक्शंस है और एरो फंक्शंस है। इफ इज और फंक्शन एक्सप्रेशन को किसने रिप्लेस कर लिया? लेट और कॉन्स्ट हमारे पास कर लिया, क्योंकि हमारे पास वो अगले की जो बिहेवियर इन जो उसकी जो एरिया है उसकी फिक्र करते हैं, उसको इज्जत देते हैं। अच्छा, हमने इतने कॉन्सेप्ट्स में से एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जिसका नाम क्लोजर्स है। क्लोजर्स बेसिकली आपको ये सिखाता है कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एक डेटा कहाँ तक एक्सेसिबल है, कहाँ तक एक्सेसिबल नहीं होगा। और हमने यही चीज किसके जरिए, फंक्शन के जरिए पढ़ ली है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने क्लोजर्स को कवर अप कर लिया कि यार एक वेरिएबल बना तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे नहीं जाएगा। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप हमारे पास क्या चीज है, कौन सा वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है, पेरेंट अपने चाइल्ड को डेटा दे सकता है कि नहीं, क्या चाइल्ड अपने पेरेंट को डेटा दे सकता है कि नहीं। ये सारी की सारी बातें हमारे पास बीच में आ जाती है। अच्छा, ये हमारे पास जो वो पेरेंट और चाइल्ड बेसिकली क्या वन वे कम्युनिकेशन है। यानी जो पेरेंट्स है वो सिर्फ अपने वो चाइल्ड को वही डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, चाइल्ड अपने पेरेंट को डेटा नहीं दे सकता है। सही है? तो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में हमने तकरीबन अपनी जो मेन मेन चीजें पढ़नी है। अब हमारे पास फंक्शन में दो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, रिकर्जन और कॉल बैक्स। क्लोजर्स हमने पढ़ लिए हैं, इफिस हमने पढ़ लिए हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिए, और एरो फंक्शन और नेम फंक्शन हमने पढ़ लिए। तो यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात समझ आ गई है? ये हमारे पास पुरानी जावा का तरीका था। अगर मैं ये चैट जीपीटी से भी पूछूं ना, प्रूफ करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। देखिए, हाँ पहले जावास्क्रिप्ट मैंने इससे पूछा कि पहले जेएस में कोडिंग ऐसे ही होती थी जब लेट और कॉन्स नहीं थे, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, पहले जावास्क्रिप्ट में कोडिंग अक्सर ऐसी स्टाइल में होती थी जब लेट और कॉन्स अवेलेबल नहीं थे। आपका जो कोड है इफ इज देखें, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन कहती है। पहले ऐसा क्यों लिखते थे? जब ईएस यानी 2015 से अपडेट से पहले जावास्क्रिप्ट यूज होती थी, लेट और कॉन्स ही सिर्फ वॉर था। वॉर फंक्शन स्कोप होता है, यानी ब्लॉक्ड स्कोप नहीं, वो यानी फंक्शन के हदूद में तो रह लेगा, लेकिन बाकी जो करली ब्रेसेस है उनके हदूद में नहीं रहेगा। इस वजह से डेवलपर्स का इस्तेमाल करते थे, इफ यूज करते थे ताकि ग्लोबल स्कोप को पोल्यूट ना करें, यानी हर वेरिएबल ग्लोबली अवेलेबल ना रहे। सारे सारे वेरिएबल ग्लोबली आ गए तो हमारे पास फायदा क्या रहा कोडिंग का? फिर वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाया जा सके, यानी जिस बंदे के लिए बनाए उस तक सिर्फ रखा जा सके, कोड आइसोलेट हो जाए। तो हमारे पास देखिए इससे बड़ी पुरानी, इससे हमें पुराना स्टाइल ही बता दिए। आजकल का मॉडर्न स्टाइल हमारे पास देखिए सब कुछ ओपन ही आ गया, कोई मसला नहीं है हमारे पास, ना कोई फंक्शन ना कुछ हमारे पास आ गया। या फिर आप इस तरीके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो पुराना जेस है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। इफिस देखिए हमारे पास पुराने में इस्तेमाल होते हैं। पूछ सकते हैं क्या आजकल के वक्त में इफिस इस्तेमाल होते हैं? हाँ, आजकल भी इफिस इस्तेमाल यूज होते हैं, लेकिन पहले जितना कॉमन नहीं रहा, कि पहले हमारे पास मकसद क्या था, वॉर का, लेकिन वॉर के बाद हमारे पास कॉमन नहीं रहा। बस बड़े कम केसेस हो तो वहां पे इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है? तो जो बातें हमने की तकरीबन सारी की सारी सही है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी मैंने बंद कर दिया।
लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे क्लोजर्स को ही हमारे पास जिक्र कर लिया। स्कोपिंग एक्सेसिबिलिटी में जैसे क्लोजर्स ग्लोबल और लोकल स्कोप का नाम नहीं है। फिर इसमें और तरीके भी बताए हुए, कहता है वेरिएबल का प्रोग्राम प्रोग्राम के किस हिस्से में एक्सेस किया जा सकता है, जो कि हमने ग्लोबल स्कोप एक्सप्लेन किया। लोकल एक्सेस क्या, क्लोजर तब बनता है जब एक फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स याद रखता है, इवन जब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो। हमारे पास सारी की सारी बातें हुई। खैर ये हमने अभी जो कहते हैं ना नेस्टेड फंक्शंस वगैरह नहीं देखे, आप देखेंगे तो आपको बीच में चीजें और भी समझ आ जाएंगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास यही सारी की सारी चीजें बीच में क्लोजर्स में भी आएंगी। तो हमारी जो इफ इसकी बात वो बीच में क्लियर आउट हो गई कि हाँ यार ये वाकई ये चीज थी। और अब हमारे पास कितने खास इस्तेमाल नहीं थे, बाकी हमारे पास जो एरो फंक्शन वगैरह हैं वो अब इस्तेमाल होते हैं ज्यादा। क्लियर है? जो कॉन्सेप्ट जो बातें की हैं जो समझ आई हैं। रिटर्न की कीवर्ड हमारे पास क्या करते हैं, रिटर्न का कीवर्ड क्लियर है क्या करता है? रिटर्न का कीवर्ड हमारे पास क्या करेगा?